हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम बैक टू माय चैनल माय टाइप गोल। आज हम अपना इंटरनेट का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो हमने अपना जो लास्ट कवर किया था वो हमने ये सारे डोमेन सिस्टम जो थे, इसके डोमेन नेम सिस्टम, ये सब हम कवर कर चुके थे। आज जो हमारा है ईमेल सेक्शन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोला जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल को एज इट इज़ लिखा जाता है। जो नेक्स्ट इसमें चीज़ है वो क्या है? रे टॉमलिंसन एंड शिवा अयादुराई, इन दो लोगों के थ्रू इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इन्वेंट की गई थी। ठीक है, या तो ये ऑप्शन में दोनों नेम होंगे एक साथ तो आप उसे मार्क कर देंगे ऑप्शन को, या फिर इन दोनों में से कोई एक नेम होगा। ठीक है, अगर ये दोनों नेम होते हैं तो आप रे टॉमलिंसन को मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट है गूगल। कैसे करते हैं हम इसमें? गूगल पर सबसे पहले जीमेल को टाइप करते हैं, जीमेल के बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। देन जैसे जीमेल हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे ईमेल आईडी का एक ऑप्शन आता है, यूज़र आईडी। तो बस वहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। जो ईमेल आईडी आपकी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि कोई भी है जैसे yatendrate95@gmail.com। तो यहाँ पे जो ये yatendrate95 है ये तो आपका यूज़र नेम हो जाएगा वहाँ पे मेल आईडी में, और जो आपका gmail.com है वो क्या हो जाएगा? उसका डोमेन नेम, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब क्या चीज़ हम यूज़ करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे जीमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीमेल की बात हो गई है। ठीक है, gmail.com हो गया। नेक्स्ट आता है किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। तो सबसे ऊपर हमारा एक होता है कंपोज करके। ठीक है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट आता है डालने के लिए, मतलब जिसको हम मेल भेज रहे हैं वो मेल किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पर दे देते हैं। सपोज दैट एक मेल हम कुछ भी अर्जेंट, मतलब हम लीव ले रहे हैं तो अर्जेंट लीव डाल के और फिर हम अपना मेल जो टाइप करेंगे वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज। ठीक है, देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो हम यहाँ पर दे देंगे। एक्चुअली आज मेरे थोड़ा हाथ में चोट लगी हुई है तो मैं थोड़ा मार्क करने में प्रॉब्लम फील कर रही हूँ। मैं करती हूँ ट्राई। चलिए, ये जो आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर तो आप अपना वो एक आइडिया दे देंगे कि वो जो आप मेल कर रहे हैं वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। फिर यहाँ पे ये जो मैसेज लिखा है यहाँ पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे उस चीज़ का कि हाँ मैं मतलब इस वजह से वो लीव चाहता हूँ, ये मेरे साथ इशू है और अर्जेंट लीव की नीड मुझे क्यों है। ठीक है, और उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अटैचमेंट है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि ये रहा प्रूफ, इस वजह से मैं वो लीव ले रहा हूँ, तो उस अटैचमेंट को इस तरीके से एक ऐसे करके बना हुआ आता है, उसमें क्लिक करके और वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ होती है। जब आप किसी को मेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शन आता है वो टू का ऑप्शन आता है। तो टू का मतलब क्या होता है? जिसको आप मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है amit@gmail.com। इट मीन्स आप इनको मेल करना चाह रहे हैं। बट यहीं पर दो ऑप्शन और होते हैं, CC और BCC। इसका क्या मतलब होता है? CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और BCC की होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? जैसे आपने जो 2 को मेल करी है वो उसके पास पहुंचेगी, लेकिन अगर आपने CC में कुछ लोगों को डाला है तो ये 2 और CC दोनों को दिखाई देगा। देखो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये चीज़, इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैंने 2 और CC में कुछ लोगों को डाला है तो 2 वाले को ये दिखाई देगा कि CC में और कितने लोगों को ये सेम मेल भेजी गई है। CC वालों को दिखाई देगा कि ठीक है किस किस को ये मेल भेजी गई है, सबको ये चीज़ दिखाई देगी। लेकिन जिन लोगों को BCC में डाला जाएगा उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो मेल और किस किस को भेजी गई है। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है। इट मीन्स उनको नहीं पता चलेगा कि और ये मेल किस किस को भेजी गई है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ठीक है, तो जैसे ये 2 और CC वाले हैं, इनको नहीं पता होगा कि BCC को कोई मेल भेजी गई है, और ऐसे ही BCC वाले को नहीं पता होगा कि 2 और CC वाले को कोई मेल भेजी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके मेल में। एक आपका इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में क्या चीज़ होती है? जो मेल्स आपके पास आती हैं। जैसे आपने किसी को मेल करी तो उसी तरीके से कोई आपको भी तो कर सकता है। तो जिसने आपको मेल करी है वो आपके इनबॉक्स में शो होगी कि हाँ ठीक है, आपको उसने मतलब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी मीना नाम की कोई लड़की है जिसने आपको मेल की है, तो मीना आपका मतलब रिसीव फ्रॉम मीना करके ऐसे आपके सबसे ऊपर मीना या कोई भी उसका सरनेम है, सपोज दैट मीना अग्रवाल, तो ऐसे आएगा मीना अग्रवाल। एंड देन आप उस मेल को ओपन करेंगे तो पूरा उसमें फॉर्मेट होगा जो भी उसने उसमें टाइप करके या अटैच करके भेजा होगा। सेंड और आउटबॉक्स में क्या होती हैं? जो मेल्स आपने किसी को भेजी हैं। ठीक है, मतलब जो मेल्स जा चुकी हैं वो तो सेंट में आ जाएंगे, और आउटबॉक्स में जो मेल अभी जा रही हैं। ठीक है, कभी कभी नेट इशू की वजह से मेल एकदम से नहीं पहुंच पाती है तो वो आउटबॉक्स में रहती है, मतलब भेजी तो आप ही की साइड से गई है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट में वो मेल्स होती हैं, जैसे अभी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, किसी को मेल करनी थी आपको, और सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आपके जो मेन गेट है वहाँ पे किसी ने नॉक किया, आप खोलने चले गए, तो उतनी देर के लिए वो जो मेल है आपके ड्राफ्ट में सेव रहेगी। मतलब सपोज दैट अब आप बिजी हो गए 2-3 दिन के लिए, नहीं आपको ध्यान रहा, 2-3 दिन बाद अगर आप अपना मेल बॉक्स ओपन करेंगे तो उसमें आपका ड्राफ्ट में वो मेल एज इट इज़ आपको मिलेगी जो आप ऑलरेडी टाइप कर चुके थे। ठीक है, तो ड्राफ्ट में आपकी वो मेल सेव रहती है। ट्रैश एंड बिन क्या होता है, जो मेल्स आप डिलीट कर चुके होते हैं वो इनमें जाकर रहती हैं और आफ्टर 30 डेज़ वो परमानेंटली डिलीटेड हो जाती हैं। स्पैम क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए स्पैम क्या होता है, अनवांटेड मेल होती हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं और जंक ईमेल्स बोला जाता है इनको। मतलब वो मेल्स जो हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, मतलब ठीक है लोग बहुत सारी मेल्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हो जाता है मेल्स का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उन पर मेल्स एक साथ भेज दी जाती हैं, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमारे कहाँ पर पहुँचती हैं, स्पैम में पहुँचती हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं, जंक ईमेल्स होती हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें परमिशन देते हैं कि हाँ वो हमारे इनबॉक्स में शो हो जाए तो ही वो हमारे इनबॉक्स में शो होती हैं, अदरवाइज़ वो स्पैम में वहीं पर स्पैम में रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब कुछ नेटवर्क्स की बात कर लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है, देखो अगर हम आज के टाइम में एक दूसरे से इतनी दूर रहते हुए भी कनेक्ट हैं तो किसी ना किसी नेटवर्क की वजह से ही तो कनेक्ट है। इंटरनेट उसी का ही तो एक पार्ट है। इंटरनेट के थ्रू हम मतलब यहाँ बैठे हैं और आप इतनी दूर बैठे हैं फिर भी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट से अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, तब मेरे लेक्चर्स आप देख पा रहे हैं, है ना। तो एक नेटवर्क ही तो है जिसने हमें आपस में सबको कनेक्ट किया हुआ है, मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैं सिर्फ यहाँ ऐसे नहीं बात कर रही हूँ कि आप मेरे मतलब नेबर्स की बात हो रही है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पास में कोई नेबर है मैं उससे कनेक्टेड, नहीं, हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है। हम यहाँ बैठे बैठे फॉरेन में रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को ईजिली मैसेज कर पाते हैं, राइट। तो सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, नेटवर्क की वजह से। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देख लेते हैं। नेटवर्क हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसमें कौन कौन से हैं, पैन होता है, लैन होता है, कैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, ये होता है। लेकिन जनरली हम पढ़ते कौन कौन से ज़्यादातर, एक लैन, एक मैन और एक वैन, ये 3 पढ़ते हैं। लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन ये दोनों पैन और कैन क्या हैं, ठीक है, चलो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका जो पैन है, एक तो ये इसको ज़रूर याद रखिएगा कि पैन सबसे छोटा होता है, देन लैन होता है, देन कैन होता है, देन मैन होता है, देन वैन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैन को। तो पैन में क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन सभी नेटवर्क्स की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये एडहॉक नेटवर्क है। जैसे होता है ना एडहॉक, आपने सुना होगा एडहॉक वैकेंसीज, मतलब कुछ टाइम के लिए उसे रख लिया जाता है, उसके बाद उनका जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है कि ठीक है एडहॉक वैकेंसी थी, आपको इतने टाइम के लिए रखा गया था, अब आप अपना कहीं और देख लीजिए, मतलब यहाँ पे हमारा काम हो चुका, राइट। तो ऐसे ही टेम्प्रेरी नेटवर्क इसको बोला जाता है। बहुत छोटा नेटवर्क होता है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, होता है ना कि अगर आपने हॉटस्पॉट किसी से ऑन करा के अपना कुछ काम कर रहे हैं तो अगर वो उठ के दूर जाता है तो आपको उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आप कनेक्टेड हैं उससे। नेक्स्ट आता है लैन, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये वायर और वायरलेस दोनों होता है। तो वायर्ड की मतलब एग्जांपल क्या है, ईथरनेट है, और वायरलेस का जैसे डब्लू लैन है, वायरलेस लैन। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। वाईफाई आपके यहाँ आप मतलब जिन लोगों के यहाँ पर भी लगा हुआ होगा या कहीं पर लगा हुआ देखा होगा, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो वायरलेस फिडेलिटी होती है, और यही वायरलेस लैन कहा जाता है। ठीक है, अब आता तो ये एक वायर के थ्रू ही हमारे घर तक, लेकिन उसके बाद जितनी हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो वायरलेस होती हैं, है ना। तो इसलिए इसको नाम दिया गया वायरलेस लैन, क्योंकि लैन जो होता है आपका वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इसके लिए पढ़ लीजिए कि लैन जो है ये विद इन अ बिल्डिंग और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर तक वर्क कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैन की बात करते हैं। कैन में क्या है, इसकी फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे बैंगलोर का आपने सुना होगा, विजय माल्या एक सिटी है, अपनी सिटी में पूरा उसने एक ही कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज़ किया हुआ है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे मेरठ में, मुरादाबाद में और गजरौला में एक जुबरीलैंड करके है जो 32 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, वो डोमिनोज के प्रोडक्ट देता है। तो इसने भी मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज़ किया गया है। अगर कभी उधर जाना हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कैन से बड़ा होता है तो किसी टाउन या सिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, और ये वायर और वायरलेस दोनों होता है। वायरलेस में जैसे हम FM की बात कर सकते हैं, और वायर्ड में लैंडलाइन कनेक्शन होता है। जैसे आपके जो लैंडलाइन कनेक्शंस होते हैं PNTs जिन्हें आप बोलते थे, तो वो जो है इसी के थ्रू कनेक्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। एंड सबसे लास्ट आता है आपका वैन। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका तो एग्जाम्पल आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड हमको कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब हमारे 3 टाइप के नेटवर्क और हम जो होते हैं पढ़ते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, वर्ल्ड वाइड हमें कनेक्ट करता है इसलिए सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा होता है एक्सट्रानेट और सबसे छोटा होता है इंटरनेट। अब जो ये इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन, ठीक है। और नेटवर्क तो हमें पता ही है नेटवर्क होता है। तो लैन जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है, आपस में हम लोग शेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने अभी कुछ आपको सेंड किया एंड देन आप मुझे वापस कर रहे हैं, मतलब कुछ पास के 5-6 सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। वहीं अगर हम पब्लिक लैन की बात करें तो वो एक, जब इंटरनेट किसी सिस्टम में चल रहा होता है तो मतलब हम कहीं और से भी डेटा अपने पास ला सकते हैं, फिर हम उसे आपस में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे HCL है, ये एक कंपनी है HCL की और ये वाली एक HCL की कंपनी है। इन्होंने एक लैन का यूज़ किया है, इन्होंने एक लैन का यूज़ किया है, तो ये भी एक इंटरनेट है, ये भी एक इंटरनेट है। बट अब यहाँ पे आपस में तो सिस्टम में शेयरिंग हो रही है। इसमें देखो, इन वाले सिस्टम में भी आपस में शेयरिंग होती है, इन वाले सिस्टम में भी आपस में हो रही है। बट क्या हो रहा है कि ये आपस में भी कनेक्ट हैं, ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रानेट के थ्रू, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट के थ्रू क्या होता है, आपके 2 या 2 से ज़्यादा इंट्रानेट कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं VPN। अब ये VPN क्या है, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अनसिक्योर नेटवर्क आपका क्या होता है, इंटरनेट बोला जाता है ना, अनसिक्योर नेटवर्क होता है मतलब हमारे जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। वहीं सिक्योर नेटवर्क ओवर अनसिक्योर नेटवर्क। अगर हम सिक्योर नेटवर्क की बात करें अपने इस अनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर, तो वो होता है आपका VPN, ठीक है। किस तरीके से काम करता है, जैसे कोई आपका PC है, ये आपका इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्वर से सर्च कर रहे हैं, तो पहले जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो VPN के पास जाएगी, फिर VPN सर्वर पे पहुंचाएगा, सर्वर वापस डेटा भेजेगा और VPN उसको चेक करेगा कि ये हमारे PC के लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर है तो ये वापस हमें भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से VPN काम करता है, तो ये एक सिक्योर नेटवर्क होता है। VPN में अगर हम बात करें तो सबसे सिक्योर नेटवर्क जो है वो नॉर्टन कंपनी का है, सबसे सेफ माना जाता है नॉर्टन कंपनी का, ठीक है। अब कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं। प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आप एक कैंपस में हैं और वहाँ आपकी क्लास से लेकर और आपके लाइब्रेरी सेक्शन तक जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। आप तीनों से जा सकते हैं अपने लाइब्रेरी सेक्शन में, बट मैंने आपको एक सेट ऑफ रूल दे दिया कि नहीं, आपको पहले अपनी क्लास से निकलना है और फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, देन इसके बाद आपको लाइब्रेरी पहुँचना है। मतलब कुल मिला के मैंने आपको फर्स्ट वाला पाथ फॉलो करने के लिए बोला है, बाकी 2 को नहीं बोला। तो अब क्या है, अब आप अपने सेकेंड और थर्ड पाथ से नहीं जाएंगे, फिर आप अपने फर्स्ट पाथ से ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। आप एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो वही एक प्रोटोकॉल होता है जब हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने काम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नेम है। इन देखो, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे एग्जाम में, सुपर टाइट में। अगर कोई और एग्जाम होता तो मैं ज़रूर इसको आगे पढ़ाती। सुपर टाइट में सिर्फ प्रोटोकॉल्स की ज़्यादातर फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं, तो आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा। और जिन पर मैंने ये रेक्टेंगल मार्क किया है ये तो ज़्यादा ही इन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये वाले प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे HTTP आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMEP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब कुछ मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब एक बात जो है वो दूसरे तक पहुंच रही होती है और दूसरे की बात हम तक पहुंच रही होती है, वही तो कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं हमारे इंटरनेट में वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स। तीनों में फ़र्क क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, इनसे ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जो आपका सिंप्लेक्स होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही साइड से इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ, आपको दिख रहा है, बट आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे बता तो नहीं पा रहे हैं मैम ये डाउट हो रहा है, नहीं बता पा रहे हैं ना। तो हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, सिर्फ मेरी साइड से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, बट आपकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। अब हम हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, इसमें कम्युनिकेशन तो आपका 2 वे ही होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है ये, लेकिन 1
एट अ टाइम, जैसे अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो आप सुनेंगे एंड देन जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगी। ऐसा नहीं है मैं भी बोल रही हूँ आप भी बोल रहे हैं और दोनों के कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा हाफ ड्यूप्लेक्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ऐसे तो मुझे कुछ माइंड में अभी एकदम से नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा कंसीडर कर लीजिए जैसे सपोज दैट अभी लेक्चर देकर मैं चली जाऊंगी एंड देन बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में अपने रिस्पॉन्सेज मुझे दे देंगे, तो मतलब अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं और जब आप कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगी। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल को कंसीडर कर लीजिए। देन आता है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स में भी बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड से कम्युनिकेट हो सकता है और बोथ एट अ टाइम, दोनों के दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कौन सी होती है, ऑनलाइन क्लास हो सकती है या ऑफलाइन क्लास आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप हैंड टू हैंड अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो आपकी ऑफलाइन क्लास हो, तो वो क्या हो गया आपका बाई डायरेक्शनल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस की क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू किया गया है। ठीक है, और कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, कंपनी किसके थ्रू बनाई गई है, बिल गेट्स के। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, MS DOS आया था 1981 में। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ 1985, फिर MS ऑफिस आया 1990 में। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, इनके ईयर्स पूछे जाते हैं कि MS DOS कब आया था, विंडोज़ कब आई एंड देन MS ऑफिस कब आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, MS ऑफिस के कुछ वर्जन्स थे, इन वर्जन्स को आप एक बार देख लीजिए कौन सा किसके बाद आया है, आइडिया लग जाएगा आपको। तो जैसे अगर पूछा जाता है कि कौन सा वर्जन किस ईयर में आया था, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ठीक है अगर ये उसके बाद ही आए थे तो तब के ही होंगे, 1990s के बाद के हैं या 2000 से पहले के हैं, इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, जो आपका MS ऑफिस 1.0 था वो 19 नवंबर 1990 को आया था। इसका मैंने फुल डेट इसलिए लिखी गई है क्योंकि सबसे पहले के पूछा जाता है ना, जैसे हम एग्जाम्स में भी देखते हैं, भारत में प्रथम ये, भारत में प्रथम वो, ये प्रथम ये पुरस्कार, ये प्रथम ये, प्रथम मतलब प्रथम को तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए पहले वाले का ज़रूर याद रखिएगा, पूरी डेट के साथ ईयर याद रखिएगा, 19 नवंबर 1990 में। ठीक है, MS ऑफिस का 1.0 वर्जन। उसके बाद आपका 1.5 आया, 1.6, 3.0, 4.0, फिर MS ऑफिस ने अपना एक एक्सटेंशन और ऐड किया इसमें, NT। ठीक है, MS ऑफिस NT वो आया 4.2, फिर 4.3, 9.5, 9.7, 2000। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर MS ऑफिस XP आया। XP विंडो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विंडो 7 से पहले आपकी XP चलती थी, तो ऐसे ही MS ऑफिस XP। फिर 2003। ठीक है, अब ये 2003 के बाद सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए, मतलब इससे पहले तो एक दो चेंज हुआ, ठीक है, फिर अपडेट मार दिया, फिर एक दो चेंज हुआ, फिर एक अपडेट कर दिया, ऐसे चलता था। लेकिन जो मेजर चेंजेस आए MS ऑफिस में वो आए 2003 के बाद, 2007 में, देन 10, देन 13, देन 16, फिर ऑफिस 365 आया और 2019 में हुआ। उसके बाद MS ऑफिस 2021 लेटेस्ट है। अगर अभी के टाइम पर कोई आपसे पूछे कि अभी आप जिस MS ऑफिस पर काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो MS ऑफिस 2021। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये MS ऑफिस को देखो और किस किस नेम से जानते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम इसे ही कहते हैं, एक एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। पैकेज क्या होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ एक साथ मिल जाए, वही तो पैकेज होता है, वरना हम एक ही चीज़ बोलेंगे उसको, पर पैकेज क्या है, जिसमें हमें एक साथ चीज़ें मिल जाएं। फिर इसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, मतलब ये नॉट फ्रीली अवेलेबल, ये ऐसे फ्रीली तो नहीं मिलेगा, और सोर्स जो इसका सोर्स कोड होता है, मतलब इसको बनाने के लिए जिस कोड को लिखा गया है वो सोर्स कोड भी इसका अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब इसे पैकेज बोला गया है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें हैं, क्या क्या है, MS वर्ड है जिसमें आप वो टाइप वगैरह करने का काम करते हैं, एक्सेल में जिसमें आप वो टेबुलर फॉर्मेट में चीज़ें बनाते हैं, सेल्स होते हैं, है ना, कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, पावर पॉइंट जिसमें आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, एक्सेस जिसमें आप डेटाबेस रेडी करते हैं, और आउटलुक ये आपका मेल की तरह काम करता है, एक मेल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, इसको SaaS के नेम से भी जानते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सर्विस ही तो प्रोवाइड करा रहा है हमें। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज सोर्स बताया था आपको कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा और सोर्स कोड भी इसका नहीं मिलेगा। ओपन सोर्स कौन से हो जाएंगे, जो फ्रीली अवेलेबल होगा और सोर्स कोड भी इसका अवेलेबल होगा। एक होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फ्रीली अवेलेबल तो होते हैं लेकिन इनका सोर्स कोड नहीं मिलता फ्रीली। ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट, चलिए, MS ऑफिस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ है पूरे MS ऑफिस का, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड का यूज़ इसमें किया जाता है, उसमें किया जाता है।
या एक्सेल का यूज़ इसमें किया जाता है, पावर पॉइंट का इसमें किया जाता है। तो मतलब सब कुछ चीज़ें जो भी हम बना रहे हैं फाइनली वो हमें आउटपुट क्या दे रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही तो कर रही है किसी न किसी चीज़ की। जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में थी उनको हमने पेपर पे उतार दिया तो डॉक्यूमेंटेशन ही तो हुआ। अब जैसे MS वर्ड है, इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, MS वर्ड भी, ईजी वर्ड भी, वर्ड स्टार भी और ओपन ऑफिस राइटर भी, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। MS एक्सेल क्या करता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, अभी मैंने आपको बताया टेबुलर फॉर्मेट में बनता है। इसमें कैलकुलेशंस वगैरह हम कर सकते हैं, जैसे हम जो स्टूडेंट्स वगैरह का डेटा रेडी करते हैं वो ज़्यादातर हम एक्सेल में ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इट मीन्स यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। देखा है ना आपने, जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है, तो वो किससे रेडी की गई होती है, आपकी पावर पॉइंट से। MS एक्सेस अभी मैंने आपको बताया था डेटाबेस एप्लीकेशन है, और MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ईमेल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं बात MS वर्ड में जो फॉन्ट टाइप होता है फेस, वो कौन सा होता है, कैलबरी का होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ क्या होता है, मिनिमम इसका 1 होता है और मैक्सिमम 1638 हो जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम अपना वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे साइज़ आता है वो आता है 11 PTS का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। MS एक्सेल की बात अगर हम करें तो वहाँ पे हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो 16,384 होते हैं। रोज़ जो होते हैं 10,48,576। ठीक है, और जैसे हमें फार्मूला वगैरह वहाँ पे कुछ लगाना होता है तो इस तरीके से हम फार्मूला वगैरह लगाने का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सम का फार्मूला लगा हुआ है कि जैसे इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे, एंड देन जिन जिन रो या कॉलम में हमें लगाना है उन पर क्लिक करेंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे, तो उन 2 सेल या मतलब जो भी सेल्स होंगे रो या कॉलम के, उनमें जो भी डेटा होगा उसका एडिशन हो जाएगा। 2007 के बाद इतना था, और जो अगर हम 2003 से पहले की बात करें तो कॉलम्स 256 थे और रो 65,536 थी। ठीक है, अगर हमें कोई न्यू शीट को ऐड करना है तो Shift+F11 का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्कबुक में क्या होता है, आपकी शीट प्लस चार्ट होते हैं। अभी तक हम जैसे शीट बोल रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्प्रेडशीट। और जब हम स्प्रेडशीट में चार्ट्स वगैरह का भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, वर्कबुक। एक एक्सेल फाइल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रीवियसली 3 शीट्स आती थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले एग्जाम्स में कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितनी शीट्स आती हैं, तो 3 शीट्स होती थी, लेकिन अब 1 शीट होती है। तो 3 शीट पर आप मार्क नहीं करेंगे। अब जो रिसेंटली माना गया है उसमें 1 शीट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रीवियसली पूछा गया है या रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रेडी किया जाता है, तो ये फुल स्लाइड पर ट्रांजिशंस वगैरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये तो पूरा अपने आप में MS ऑफिस तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम एक बार वर्ड, एक्सेल और ये पावर पॉइंट सीख सकते हैं अपने आप में, लेकिन जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है उतना इसमें मैंने लिख दिया है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी हो जाता है। इसमें अगर कुछ जो बचा है वो एक जनरेशन वाले टॉपिक को हम बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री और जनरेशन है कंप्यूटर की, वो बचा है एक टॉपिक। तो देखो वो जो टॉपिक है वो थोड़ा थियोरटिकल है, उसको मैं अगर आपको यहाँ पे एक बार मैं मतलब मुझे वक्त लगा तो मैं बिल्कुल बना दूंगी वीडियो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं जो जनरेशन का है वो भी मैं बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। बट फिर भी मेरा सजेशन यही है कि जो हिस्ट्री और जनरेशन है कंप्यूटर की, वो अगर आप खुद से थोड़ा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके दिमाग में भी सेट रहेंगे, क्योंकि वो थियोरटिकल पोर्शन है, उसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाली चीज़ें नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। उसमें सिर्फ याद करना है कि ठीक है फर्स्ट जनरेशन इस ईयर से इस ईयर थी, सेकंड इससे इस ये थी, और हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहले ये वाला कंप्यूटर आया। अब बल्कि मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो काफ़ी हद तक मैं आपको शुरुआती कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ कि पहले ये आया था, एबेकस आया, ये आया, वो आया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वहीं पर बता दी थी, तो वहाँ से भी आपका काफ़ी सारा डेटा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आज हमारा कंप्यूटर का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी मुझे ऐसा लगा है, जहाँ जहाँ से भी मुझे जो भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सब कुछ इसी के अंदर से था। अगर आप इतने डेटा को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप सोर्सेज को मत बढ़ाइए कि यहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो, ऐसा मत कीजिए। बस कोशिश कीजिए कि जितना सोर्स आपने अभी तक पढ़ा है, जिस सोर्स से भी पढ़ा है, उसका मल्टीपल रिवीजन किया जाए। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया है फिर से कीजिए, फिर वक्त है आपके पास फिर से कीजिए। बार बार अगर आप करेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे, और फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा कर भी आ जाता है तो भी आप बहुत ईजिली आंसर कर पाते हैं, और वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो बस मैं यही अब विश करूँगी कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे आज ख़त्म होता है, और
अब मैं कुछ और अदर चीज़ों पर थोड़ा फोकस करूँगी। सीटेट के कुछ ईवीएस सेक्शन पे मैं मेनली फोकस करना चाहूँगी, और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन के लिए हम अदर सब्जेक्ट्स भी शुरू करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग चाहते हैं मैं शुरुआत करूँ या मैं नहीं करूँ। बाकी जो भी कोई डाउट वगैरह हो आपका, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।